शराब घोटाला मामले की जांच में केजरीवाल और उनकी पार्टी के एक दूसरे बड़े घोटाले पर से पर्दा उठ गया। देश का कानून कहता है कि कोई भी राजनीतिक दल विदेशों से चंदा नहीं ले सकता, लेकिन केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने धड़ल्ले से कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, ओमान और कई दूसरे देशों से जमकर चंदा लिया। इस बात का खुलासा ईडी की चार्जशीट में किया गया। असल में ईडी ने अगस्त 2022 में गृह मंत्रालय को बताया था कि आम आदमी पार्टी को साल 2014 से 2022 के दौरान एफसीआरए और आरपीए का उल्लंघन करते हुए विदेशों से फंडिंग मिली है। ईडी ने गृह मंत्रालय को यह बताया कि सियासी दलों पर विदेशी चंदे पर लगे प्रतिबंधों से बचने के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने अकाउंट में पैसा देने वालों की पहचान को छुपाया। ये विदेशी फंडिंग सीधा आम आदमी पार्टी को आईडीबीआई बैंक में खुले अकाउंट में आया था। ईडी के इस खुलासे से आम आदमी पार्टी में खलबली मच गई है और पार्टी के कई दूसरे नेता भी इस मामले में फंस सकते हैं। यही वजह है कि केजरीवाल पिछले कई दिनों से ये कहते घूम रहे हैं कि उनकी पार्टी के अकाउंट सीज किए जाएंगे। ईडी के मुताबिक आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक का भी नाम शामिल है। उन्होंने इस विदेशी फंडिंग को अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर किया। विदेशों से फंड भेजने वाले अलग अलग लोगों ने एक ही पासपोर्ट नंबर, क्रेडिट कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया था। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी एफसीआरए और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट आरपीए के तहत सियासी दलों के लिए विदेशी फंडिंग लेने पर प्रतिबंध है और ऐसा करना अपराध है। प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी जांच में पाया कि 2016 में आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक ने कनाडा में हुए एक इवेंट के जरिए फंडिंग इकट्ठा की और पैसों का निजी फायदे के लिए इस्तेमाल किया। दरअसल ये सभी खुलासे पंजाब के फाजिल्का में दर्ज स्मगलिंग के एक मामले के दौरान हुए थे। इस मामले में पाकिस्तान से भारत में ड्रग्स तस्करी करने वाले ड्रग कार्टेल पर एजेंसीज काम कर रही थी और इस मामले में फाजिल्का की स्पेशल कोर्ट ने सुखपाल खैरा को आरोपी बनाते हुए समन किया था। ईडी ने जांच के दौरान खैरा और उसके एसोसिएट्स के यहाँ जब सर्च ऑपरेशन चलाया तो खैरा और उसके साथियों के यहाँ से कई संदिग्ध कागजात मिले जिसमें आम आदमी पार्टी को विदेशी फंडिंग की पूरी जानकारी थी। बरामद कागजातों में 4 टाइप रिटेन पेपर और हाथ से 8 लिखी डायरी के पेजेस थे जिसमें अमेरिका के डोनर और पूरी जानकारी उसकी थी। इन कागजों की जांच के दौरान ईडी को यूएसए से आम आदमी पार्टी के $1,19,000 की फंडिंग का पता चला था। खैरा ने भी अपने बयान में बताया 2017 में पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने यूएसए में फंड रेजिंग कैंपेन चलाकर चंदा इकट्ठा किया था और इन कागजों की जांच के दौरान ईडी को यूएसए आम आदमी पार्टी को $1,19,000 की फंडिंग का पता चला। खैरा ने अपने बयान में बताया 2017 में पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने यूएस में फंड रेजिंग चलाकर चंदा इकट्ठा किया। विदेश में बैठे 155 लोगों ने 55 पासपोर्ट नंबर इस्तेमाल कर 404 बार में 1,02,00,000 रुपए डोनेट किए। 71 डोनर्स ने 21 मोबाइल नंबर्स का इस्तेमाल कर 256 बार में कुल 99,90,870 रुपए डोनेट किए। 75 डोनर्स ने 15 क्रेडिट कार्ड्स के जरिए 148 बार में 19,92,123 रुपए डोनेट किए। साफ है कि डोनर की आइडेंटिटी और नेशनैलिटी को छिपाया गया और जो एफसीआरए का उल्लंघन है। ईडी को जांच के दौरान पता चला आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स ओवरसीज इंडिया के वॉलंटियर्स कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे अलग अलग देश में चलाते थे जिनका काम आम आदमी पार्टी के लिए फंड रेज करना था। इसका 2016 में वॉलंटियर्स ने 50 करोड़ रुपए की डोनेशन इकट्ठा करने का टारगेट दिया गया था, ऐसा खुलासा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले में दिल्ली का सियासी पारा हाई है, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस भी लगातार मामले में जांच में जुटी हुई है। हमले का आरोप दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को गिरफ्तार किया जा चुका है और वह इन दिनों पुलिस की रिमांड पर है। 5 दिनों की कस्टडी के दौरान पुलिस कई अहम जानकारी जुटाने में लगी है। पुलिस सबसे पहले इस बात का पता लगाने में जुटी हुई है कि स्वाति मालीवाल जो 20 सालों से केजरीवाल की सहयोगी है, उन्हें अचानक मुख्यमंत्री से मिलने क्यों नहीं दिया गया और क्यों केजरीवाल स्वाति से मिलना नहीं चाहते थे। क्योंकि अमेरिका से लौटने के बाद स्वाति मालीवाल ने जब सुनीता केजरीवाल से मुलाकात करनी चाही, तब सुनीता ने भी स्वाति से मिलने को मना कर दिया था। पुलिस ने विभव से पूछताछ के लिए 50 सवाल तैयार किए हैं। सूत्रों का कहना है कि पुलिस ने विभव से पूछा है कि क्या मालीवाल सीएम से मिलने के लिए हमेशा समय लेती थी। साथ में यह भी पूछा गया कि अगर घटना वाले दिन वह बिना अपॉइंटमेंट के गई थी तो कैंप ऑफिस से उनके ड्राइंग रूम तक कैसे पहुंच गई। इसी के साथ पुलिस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे मालीवाल के 50 सेकंड के क्लिप का पूरा वीडियो तलाशने में जुटी है। इसके अलावा पुलिस उन नेताओं से भी संपर्क करने की कोशिश कर रही है जिन्होंने स्वाति मालीवाल का 51 सेकंड का वीडियो शेयर किया। वह यह पता करना चाहते हैं कि उन नेताओं को पूरा वीडियो मिला था या केवल यह छोटी क्लिप मिली थी। संभव है कि पुलिस विभव को मुंबई ले जाएगी। दरअसल विभव ने मुंबई में ही अपना फ़ोन फॉर्मेट किया था।
ऐसे में पुलिस यह पता करना चाहती है कि वो कौन सी जगह थी जहां विभव ने फ़ोन फॉर्मेट किया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि विभव जवाब देने में टाल मटोल कर रहे हैं और जांच में बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रहे हैं। जब उनसे फ़ोन का पासवर्ड मांगा गया तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया। उन्होंने फेस लॉक वाला फीचर भी डिसेबल किया हुआ है। पुलिस विभव से यह भी जानना चाहती है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद वह कहां गए। जब विभव ने सिम कार्ड से उनकी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की गई तो पता चला कि वह लखनऊ से कुरुक्षेत्र और फिर पंजाब से मुंबई गए थे। सीएम आवास में उनका फ़ोन फिर एक्टिव हुआ, जिसके बाद पुलिस तुरंत उनके आवास पहुंची और गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली शराब घोटाला मामले अंतरिम जमानत पर बाहर आए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी ने यहां राउज एवेन्यू कोर्ट अर्जी दाखिल कर उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की है। दरअसल सोमवार को केजरीवाल की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिली अंतरिम जमानत पर होने की वजह से जांच एजेंसी ने अदालत में ये याचिका दाखिल की। ईडी ने कहा कि हम ऐसी स्थिति नहीं चाहते कि ये आरोप लगाया जाए कि हमने समय पर केजरीवाल की हिरासत के लिए अर्जी पेश नहीं की। कोर्ट ने ईडी से पूछा कि आपने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत क्यों मांगी है, अभी वे अंतरिम जमानत पर हैं। जांच एजेंसी ने इसके जवाब में कहा कि यह तब के लिए जब वे आत्मसमर्पण करेंगे, यानी कि 2 जून को। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि उन्हें कहाँ आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया है, कोर्ट में या जेल में, क्योंकि 2 तारीख को रविवार है। ईडी ने कहा कि भले ही आत्मसमर्पण जेल में हो, लेकिन उस दिन से उनकी न्यायिक हिरासत वही तय होनी चाहिए। इस अर्जी को कोर्ट चाहे तो लंबित रखे। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि वे इस अर्जी को लंबित रखेंगे और ड्यूटी मजिस्ट्रेट इस पर निर्णय लेंगे। जज ने कहा कि मैं इसे इस निर्देश के साथ रिकॉर्ड पर रखती हूं कि इसे 2 तारीख को ड्यूटी पर मौजूद जज द्वारा निर्णय लिया जा सकता है। ईडी ने अदालत को बताया कि केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करने का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, इसलिए हमें यह मानकर चलना होगा कि वो आत्मसमर्पण कर देंगे। केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत मिली है। इसके बाद अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। आबकारी नीति घोटाले मामले में संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के केस में प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को गलत बताते हुए ईडी की कार्रवाई को चुनौती दी थी, शीर्ष अदालत में लगाई थी। निचली अदालत से राहत न मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने अपनी याचिका शीर्ष अदालत में लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील को सुनने के बाद अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है। माना जा रहा है कि ईडी के इस कदम से अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कहा जा रहा है कि ईडी ने अदालत को बताया है कि केजरीवाल अभी जमानत पर जेल से बाहर हैं। ऐसी उम्मीद है कि 2 मई को ईडी की इस याचिका पर सुनवाई हो सकती है। दरअसल अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही थी, जिसके बाद ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर कर सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को धन शोधन मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। मामले में शीर्ष अदालत ने उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के वास्ते 10 मई से 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है। धन शोधन का यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति बनाने और उसके क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार तथा धन शोधन से संबंध है। हालांकि यह नीति अब रद्द की जा चुकी है। शराब घोटाला हो या फिर स्वाति मालीवाल केस, आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और अब आम आदमी पार्टी अवैध तरीके से विदेशी फंडिंग मामले में फंस गई है। इसके बाद आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए काफी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। ज्यादा दिन नहीं बीते, इसी साल मार्च महीने में खालिस्तानी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा था कि भगवंत मान और केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के लिए खालिस्तानियों से मोटी रकम ली है। पन्नू ने बताया था कि 2014 से 22 के बीच खालिस्तानियों ने आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए $16 मिलियन यानी 133 करोड़ रुपए की मदद की थी। अब जिस तरह से ईडी ने आम आदमी पार्टी को मिलने वाली विदेशी फंडिंग मामले की जांच रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी है, उससे लगता है कि पन्नू के आरोप सही थे। ईडी ने अपनी जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा किया। ईडी ने आम आदमी पार्टी की विदेशी फंडिंग की पूरी जांच रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंप दी है। इसमें बताया गया कि आम आदमी पार्टी को 2014 से 22 के दौरान 7 करोड़ 80 लाख रुपए विदेशी चंदा हासिल हुआ था। अपनी जांच रिपोर्ट में ईडी ने आम आदमी पार्टी पर FCRA, RPA और IPC के नियमों के उल्लंघन का बड़ा आरोप लगाया। खास बात यह कि इस जांच रिपोर्ट में आम आदमी पार्टी को विदेशी फंडिंग देने वालों की पहचान,
और उनकी राष्ट्रीयता के साथ ही अन्य सभी जरूरी दस्तावेज भी संलग्न किए गए हैं, जिनके नाम आम आदमी पार्टी ने अपने खाते में छुपा रखे थे। यह रिपोर्ट एक तरह से आम आदमी पार्टी के लिए नई मुश्किलों की आहट का संकेत दे रहा है। ईडी ने विदेशी फंडिंग की जांच करते हुए बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका से लेकर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, ओमान और अन्य देशों के कई दानदाताओं से पैसा हासिल हुआ। फंड ट्रांसफर करने के लिए लोगों ने एक ही पासपोर्ट नंबर, क्रेडिट कार्ड, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया। इस दौरान ईडी ने अपनी जांच में आगे कहा कि आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं द्वारा विदेशी फंडिंग जुटाने में अनियमितताओं के कई मामलों का उल्लेख किया गया है। इसमें पार्टी विधायक दुर्गेश पाठक, अन्य नेताओं पर 2016 में कनाडा में फंड रेजिंग के लिए जुटाए गए पैसे का व्यक्तिगत लाभ लेने का भी आरोप लगा है। मतलब कि पाठक ने पार्टी के लिए जो चंदा जुटाया उसमें से उसने कुछ पैसा अपनी जेब में डाल लिया। आम आदमी पार्टी के विदेशी चंदे को लेकर ईडी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक अमेरिका और कनाडा में फंड रेजिंग कैंपेन के जरिए न केवल पैसा इकट्ठा किया गया, बल्कि विदेशी फंड पर FCRA के तहत लगाए गए प्रतिबंधों से बचने के लिए पार्टी ने बुक ऑफ अकाउंट्स में वास्तविक दानदाताओं की पहचान भी छिपाई, जिसके चलते पार्टी की मुसीबतें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। ईडी ने इस पूरी गड़बड़ी के सबूत में आम आदमी पार्टी पदाधिकारियों के बीच ईमेल में हुई बातचीत का ब्यौरा भी दिया। ये बातचीत कुमार विश्वास, कपिल भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और अनिकेत सक्सेना के बीच हुई है और ये सभी तब आम आदमी पार्टी में महत्वपूर्ण पदों पर थे। और इसके अलावा फंडिंग को लेकर कई खुलासे इस रिपोर्ट में किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। सीएम हाउस में जहां स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की गई, उसके फुटेज में छेड़छाड़ कर पिछले दिनों एक क्लिप वायरल करवाई गई। स्वाति मालीवाल ने विभव कुमार को अपशब्द कहे थे। हालांकि आम आदमी पार्टी इस फुटेज के सहारे ये साबित करना चाह रही थी कि मालीवाल के साथ कोई मारपीट नहीं हुई, वो भली चंगी है और वो खुद भी हंगामा ही कर रही थी। इस फुटेज पर पहली प्रतिक्रिया सौरभ भारद्वाज ने ही दी। वही सौरभ भारद्वाज अब एक नई कहानी लेकर सामने आए हैं। सौरभ का कहना है कि स्वाति मालीवाल बैठी थी तो कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। सीसीटीवी तो केजरीवाल के बेडरूम में लगा था। पुलिस उसका डीवीआर ले गई है। अब बेडरूम के फुटेज सबको दिखाए जाएंगे। मुख्यमंत्री आवास में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की पिटाई के मामले में सीसीटीवी फुटेज की जांच को सबसे अहम माना जा रहा है। स्वाति मालीवाल का कहना है कि ड्राइंग रूम के सीसीटीवी फुटेज से सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। हालांकि इस बीच आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि जिस ड्राइंग रूम में मारपीट का आरोप लगाया गया वहां सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने यह भी कहा कि केजरीवाल के बेडरूम में सीसीटीवी लगा है पर ड्राइंग रूम में नहीं। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने सीसीटीवी फुटेज डिलीट किए जाने का या डीवीआर नहीं दिए जाने का आरोप खारिज किया। सौरभ ने दावा किया कि सीएम के बेडरूम में सीसीटीवी लगा है लेकिन ड्राइंग रूम में नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस ने सभी डीवीआर जब्त कर लिया है, यहां तक कि सीएम के बेडरूम का सीसीटीवी फुटेज पुलिस ले गई है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यह घटना ड्राइंग रूम में हुई है, वहां का वीडियो सामने आया है। ड्राइंग रूम में कोई सीसीटीवी नहीं है। दिल्ली पुलिस भी जानती है, हम लोग तो रोज वहां जाते हैं, वहां सीसीटीवी कैसे होगा। जहां मुख्यमंत्री अपने सब मंत्रियों, आने जाने वाले बड़े बड़े राजनेताओं से, अलग अलग मुख्यमंत्रियों से बात करते हैं, वहां पर आप सीसीटीवी तो नहीं लगा सकते, वहां तो प्रोटोकॉल है, आप ये थोड़े ना रिकॉर्ड करेंगे। सबसे क्या बात करते हैं। सौरभ भारद्वाज ने लगे हाथ ये भी दावा किया कि सीएम ने बेडरूम में प्राइवेट सीसीटीवी कैमरास लगाए हुए हैं, उनका फुटेज भी दिल्ली पुलिस ले गई। बेडरूम में सीसीटीवी कैमरा लगे होने की वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि सीएम के घर के अंदर का जो हिस्सा है, डाइनिंग रूम, उसका बेडरूम है। अब चूंकि माहौल ही ऐसा है कि कोई नौकर वगैरह कुछ रख न दे, कुछ चीज निकाल ली जाए, एहतियात के तौर पर उन्होंने प्राइवेट सीसीटीवी कैमरा लगाए हुए हैं। उनका घटना से कोई लेना देना नहीं। वो सीसीटीवी कैमरा भी दिल्ली पुलिस ले जा चुकी है। बदतमीजी है कि एक मुख्यमंत्री की प्राइवेसी के अंदर दिखाएंगे कि हम आपके बेडरूम का सीसीटीवी ले जाएंगे, जबकि आपको पता है कि वहां कोई घटना नहीं हुई। चलिए आप वो भी ले लीजिए, लेकिन झूठ न फैलाइए। सीसीटीवी गायब हो गए, पेन ड्राइव खाली निकली, डीवीआर नहीं मिली। दिल्ली पुलिस की एक टीम मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर पहुंची। सूत्रों का मानना है कि टीम ने सीसीटीवी, डीवीआर सहित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए हैं ताकि 13 मई को मालीवाल पर कथित हमले का सीसीटीवी फुटेज हासिल किया जा सके। उस दिन केजरीवाल के करीबी सहयोगी विभव कुमार ने मुख्यमंत्री आवास पर राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल पर हमला किया था। स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री आवास के सीसीटीवी फुटेज के साथ छेड़छाड़ की गई। स्वाति मालीवाल ने कहा कि सच छिपाने के लिए मुख्यमंत्री आवास में उनके साथ मारपीट का वीडियो डिलीट कर दिया गया और सीसीटीवी फुटेज गायब कर दिया गया।